Good afternoon, students. In today's lecture, we'll be revising chapter 4, that is Economy of Maharashtra. Okay, I have sent you all the revision lecture for chapter 1, basic concepts of economics. Now, in this lecture, we'll be revising chapter 4, that is the Economy of Maharashtra. Okay, so let us start with the chapter. In this chapter, we have learned about the features of महाराष्ट्र. ओके, महाराष्ट्र के फीचर्स के बारे में हमने पढ़ा था कि महाराष्ट्र के फीचर्स क्या क्या हैं. ओके, इन दैट वी हैव सीन that Maharashtra is the second largest populated country. ओके, सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड स्टेट of a country. देन उसके बाद हमने पढ़ा था कि जोग्राफिकल एरिया में भी महाराष्ट्र इज़ इन थर्ड पोजीशन एंड उसका एरिया कितना है 3.08 लाख स्क्वायर किलोमीटर. ओके, देन उसके बाद वी हैव लर्नड अबाउट द अर्बनाइज्ड पोजीशन ऑफ अ कंट्री. सो अर्बनाइज्ड मतलब सिटी एंड टाउन ज़्यादा होना, तो महाराष्ट्र में जो रेट है, जो परसेंटेज है अर्बनाइज्ड एरिया का, दैट इज़ 45.20 विच इज़ वेरी गुड परसेंटेज. देन उसके बाद वी हैव लर्नड अबाउट द सेक्स रेशियो, दैट इज़ मेल एंड फीमेल. ओके, एंड जो महाराष्ट्र का सेक्स रेशियो है उसमें हर 1000 मेल में देर आर 929 फीमेल विच इज़ अगेन अ वेरी गुड परसेंटेज. देन उसके बाद लिटरेसी रेट हमने पढ़ा था. महाराष्ट्र का लिटरेसी रेट, एजुकेशन रेट जो है वो है 82.3%, जो कि अच्छा है, और वो भी अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस के हिसाब से. उसके बाद हमने पढ़ा था जीडीपी एंड जीएसडीपी. जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एंड जब स्टेट का होता है तो उसको हम बोलते हैं ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट. ओके, हर स्टेट का अपना अपना जीडीपी होता है, हर स्टेट अपना अपना कंट्रीब्यूशन करते. तो महाराष्ट्र का जीडीपी एंड एसपीसीआई स्टेट पर कैपिटा इनकम वो भी ज़्यादा है बाकी सारे स्टेट्स के कंपैरिजन में. देन वी हैव लर्नड अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स. सो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है महाराष्ट्र का, दैट नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो अबंडेंट है, मतलब ज़्यादा है. ओके, देन उसके बाद स्किल्ड मैन पावर, ट्रेंड मैन पावर हमारे महाराष्ट्र में ज़्यादा है. टेक्नोलॉजी जो है दैट इज़ अपडेटेड एडवांस टेक्नोलॉजी. इंफ्रास्ट्रक्चर आई हैव टॉट यू ऑल इन द क्लास, लाइक रोड, रेलवे, डैम, स्कूल, हॉस्पिटल्स, ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा है. उसके बाद हमने पढ़ा था कि महाराष्ट्र इज़ द मोस्ट फेवर्ड डेस्टिनेशन, मतलब सब प्रेफर करते हैं किस चीज़ के लिए, क्रिएटिविटी ज़्यादा पाई जाती है यहाँ पे, स्किल डेवलपमेंट ज़्यादा होता है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करके महाराष्ट्र में होता है, एंड टूरिज़्म भी ज़्यादा है. ओके, सो दैट्स दिस वे द व्हाट विल से फीचर्स. ओके, देन लेट अस स्टार्ट विद द सेक्टर. अभी देखो, इकोनॉमी ऑफ महाराष्ट्र, इकोनॉमी का मतलब होता है प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. बराबर, इकोनॉमी का मतलब होता है प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. तो ऐसे 3 सेक्टर है जो प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रमोट करते हैं. तो उसमें से पहला सेक्टर है एग्रीकल्चर, दूसरा सेक्टर है इंडस्ट्री, एंड तीसरा सेक्टर है व्हाट विल से सर्विस सेक्टर. ओके, तो एग्रीकल्चर सेक्टर को हम प्राइमरी सेक्टर भी बोलते हैं. देन व्हाट विल से इंडस्ट्री सेक्टर को हम सेकेंडरी सेक्टर भी बोलते हैं, एंड सर्विस सेक्टर को हम टर्शरी सेक्टर भी बोलते हैं. ये तीनों सेक्टर्स जो है ये ही कराते हैं एक देश में इकोनॉमिक फंक्शन करते हैं, विच इज़ नोन एज प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. इसलिए जब हम इकोनॉमी पढ़ रहे हैं महाराष्ट्र की, तो उसमें हम ये तीनों सेक्टर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर है, व्हाट विल से इंडस्ट्री सेक्टर है, एंड व्हाट विल से सर्विस सेक्टर. ओके, अभी ये तीनों ही सेक्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी देश के लिए, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए. एज इन स्टूडेंट ऑफ महाराष्ट्र, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल टू नो, दैट्स वाई इट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द सिलेबस. ओके, हमारे सिलेबस में इसलिए इंट्रोड्यूस किया. एग्रीकल्चर सेक्टर, पहले तो एग्रीकल्चर मतलब व्हाट द फार्मर्स आर कल्टिवेटिंग थ्रू फार्मिंग एंड ऑल दैट एक्टिविटी, ये सब एग्रीकल्चर में जाता है. एंड आप देखोगे कि जो बेसिक रॉ मटेरियल है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से ही आता है. तो इम्पॉर्टेंस के टर्म में अगर देखा जाए तो एग्रीकल्चर सेक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें से जो भी कुछ जाता है वो आगे सर्विस सेक्टर में जाता है, सर्विस में सर्विस हैव बीन प्रोवाइडेड, बट ऑल्सो इंडस्ट्री सेक्टर में. तो इट्स अ बेसिक इंपॉर्टेंट कोर एलिमेंट, यू ऑल कैन से वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर फ्रॉम ऑल द 3 सेक्टर्स. बट द कंडीशन ऑफ दिस सेक्टर इज़ नॉट दैट गुड. जितना ये इंपॉर्टेंट है उतना ये अच्छा नहीं है, इसका ग्रो नहीं हो रहा है.
तो वही हम पढ़ने वाले हैं। बहुत सारे रीजंस है जिसकी वजह से ये सेक्टर ग्रो नहीं कर रहा है। तो पहले तो एग्रीकल्चर सेक्टर और अलाइड एक्टिविटी। अलाइड एक्टिविटी मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी कुछ एक्टिविटी आता है वो अलाइड एक्टिविटीज़ में आता है। ओके, तो एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। अभी सर्वे के हिसाब से जो 2017-18 मीन्स 2017-18 में जो सर्वे हुआ था उसमें एग्रीकल्चर का शेयर जो हिस्सा था एंड अलाइड एक्टिविटीज़ का टोटल ग्रॉस स्टेट वैल्यू में जो इनकम होता है उसमें जो ऐड किया था उसमें 12% था। कब? 2016 एंड 17 मतलब रिसेंट। ओके, जो कि 15% था 2001 और 2 में, मतलब 2001 और 2 में ज़्यादा था और 16-17 में कम हो गया। तो आप देखोगे कि डिक्लाइनिंग ट्रेंड दिखा रहा है, मतलब कम हो रहा है। ओके, एग्रीकल्चर सेक्टर देखो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर बट स्टिल instead of increasing it's declining. Okay, why? Because farmers they belong to this sector and farmers they are not literate, दो पढ़े लिखे नहीं होते, उनको इतनी जानकारी नहीं होती, तो उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि उनका एक्सप्लॉयटेशन ज़्यादा होता है क्योंकि बेचारे बहुत उनको कुछ पता नहीं होता है, उनको मार्केटिंग की फैसिलिटी नहीं रहती, अगर कुछ पता है तो पैसे नहीं होते हैं। तो बहुत सारे रीजंस हैं जिसके वजह से फार्मर जो है बेचारे वो उतने अच्छे से नहीं कर पाते जितना करना चाहिए एंड उसकी वजह से ये सेक्टर डिक्लाइन हो रहा है, जो कि ये सेक्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एक देश की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। ओके, वॉट एवर फूड वी गेट in our house this is just because of in farmers, तो वो बहुत ही important role play करते हैं, but the reason is like they are not that much aware, somewhere if they are aware also they are not getting better facilities there, so there are many more reasons. So let us see the general problem in agriculture sector. सबसे पहला problem है डिक्रीज इन द एवरेज साइज ऑफ लैंड होल्डिंग। लैंड होल्डिंग मतलब जिसकी ज़मीन रहती है, जैसे से फॉर एग्जांपल आई ओन अ लैंड, सो आई एम अ लैंड होल्डर ऑफ 2 एकड़ 3 एकड़ लैंड। ओके, तो लैंड होल्डिंग जिसकी ज़मीन होना, तो जब लैंड होल्डिंग कम होती है, ज़मीन कम है, तो उसमें से उतना ही कल्टिवेट करेगा फार्मर जितना वो एक साल ही खा, मतलब खुद के लिए भी, दे कीप फॉर देमसेल्व्स ऑल्सो। ओके, बिकॉज उनका कोई अदर सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता, जो होता है फार्मिंग से ही होता है। तो अगर ज़मीन छोटी है तो वो उतना ही उगाएंगे जितना उनके लिए ही सफिशिएंट रहेगा साल भर के लिए, तो वो मार्केट में नहीं पहुंच पाता है। तो अगर लैंड होल्डिंग कम है, प्रोडक्शन कम है तो फार्म प्रोडक्टिविटी कम है, मार्केट नहीं पहुंच पाता तो एग्रीकल्चर ग्रो नहीं करता है। ओके, देन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। छोटे मोटे फार्मर्स बहुत ज़्यादा है, उनके पास छोटी ज़मीनें होती हैं, जैसे कि 1 हेक्टर या उससे भी कम ज़मीनें, तो वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। उतने ज़मीन पे आप ट्रैक्टर भी नहीं चला सकते हो क्योंकि ज़मीन बहुत छोटी होती है, तो उसमें भी अगेन उतना ही उगता है जितना वो खुद के लिए रख पाते हैं, और छोटे मोटे हर अपने लिए रख लेंगे से फिर बहुत परसेंटेज इज मोर ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। ओके, इट्स अराउंड 70% और मोर देन दैट, तो 30% का ही प्रोडक्शन मार्केट में पहुंच पा रहा है, 70% का नहीं पहुंच पा रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र, जो खेती करते हैं तो हमको खाद का यूज़ करना पड़ता है। ओके, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स नहीं यूज़ करते, केमिकल यूज़ करते हैं, तो उससे जो सॉइल की क्वालिटी है वो धीरे धीरे ख़राब होती है, तो लीडिंग टू सॉइल डिग्रेडेशन। पेस्टिसाइड्स, कीड़े मारने की दवा कभी कभी ज़्यादा हो जाता है, तो वो कहीं ना कहीं सॉइल को या क्रॉप को एडवर्सली अफेक्ट करता है, बैडली अफेक्ट करता है। ओके, देन एग्रीकल्चर इंडेप्टनेस, जो फार्मर्स होते हैं, मैक्सिमम फार्मर्स इन इंडिया they are not able to do a cultivation without taking a credit. ओके, बिना लिए, पैसा लिए, लोन लिए, चाहे वो कोई भी सोर्स से हो, वी हैव लर्नड अबाउट द सोर्सेज ऑल्सो, इंस्टीट्यूशनल एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल, कोई भी सोर्स हो, बट उनके पास इतना पैसा नहीं रहता, तो उनको क्या करना पड़ता है, लोन लेना पड़ता है। तो जब भी वो लोन ले लेते हैं, और एग्रीकल्चर एक ऐसा है कि वो सीजन पे डिपेंड होता है, अगर क्लाइमेटिक कंडीशन फेवरेबल है तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हो सकती है, अगर क्लाइमेटिक कंडीशन अनफेवरेबल है, बारिश ही नहीं हुई या बहुत ज़्यादा हो गई या कुछ नेचुरली सुनामी ये वो जो भी कुछ हो गया, तो इन डायरेक्ट इफेक्ट्स, नॉट ऑल्सो इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इफेक्ट जो है वो किस पे जाता है, क्रॉप्स पे जाता है, क्रॉप्स पे जाता है मतलब प्रोडक्शन कम हो जाता है। ओके, और उन्होंने जो कर्जा लिया था वो नहीं चुका पाते क्योंकि वो उग ही नहीं पाता, मार्केट में जा ही नहीं पाता, पैसा नहीं आता है, तो कर्जा और बढ़ता है। यू विल बी see in the news very often that farmers are tend to do a suicide. Okay, farmers जो है वो suicide कर लेते हैं, यही एक बहुत बड़ा रीज़न है कि बेचारे कर्जा लेते हैं, सोचते हैं कि चुका देंगे कल्टीवेशन करके, बट नहीं हो पाता, देन दे आर फोर्स टू टेक देयर लाइफ, विच इज़ अ वेरी वर्स्ट कंडीशन ओके ऑफ द फार्मर्स।
देन पुअर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स एंड एडवर्स क्रॉप पैटर्न। अभी जो गवर्नमेंट है ओके वो हर थोड़े टाइम पीरियड के बाद लैंड रिफॉर्म्स निकालती है कि लैंड से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन पॉलिसी, यू ऑल कैन से पॉलिसी इज़ अ बेटर टर्म, पॉलिसीज़ निकालती है। लेकिन प्रोविज़न करना मतलब बनाना और उसको लागू करना, इम्प्लीमेंट करना, ये दोनों में बहुत फ़र्क होता है। तो जो भी गवर्नमेंट बनाती है दैट इज़ नॉट पॉसिबल, ओके वो पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है। सो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है वो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स एंड एडवर्स। देन ड्राई लैंड एंड इनएडिकेट इरिगेशन फैसिलिटी, सूखी ज़मीन, ड्रोट जिसको बोलते हैं, बंजर ज़मीन ज़्यादा है और इरिगेशन फैसिलिटीज़ कम है, लैक ऑफ कैपिटल, पैसे नहीं है। इम्प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट प्लान्स, जो रूरल डेवलपमेंट, रूरल मतलब गांव एरिया, उसका जो डेवलपमेंट प्लान है वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है। देन उसके बाद लैक ऑफ मार्केटिंग फैसिलिटीज़, फार्मर्स जो होते हैं एज आई हैव टोल्ड दे आर वेरी what will say, they don't know, they are ignorant, they don't know how to take their cultivation in the market, they don't know facilities, sometimes they are very much afraid because जब वो पढ़े लिखे नहीं हो तो उनको डर लगता है कि कैसे करना है, क्या करना है, तो वो मार्केटिंग फैसिलिटीज़ भी उनको नहीं मिलती। हाँ अगर टाउन से इफ़ दे हैव टू कम आउट ऑफ द विलेज, दे आर वेरी मच इन fears, so how they will do because they have not done, so lack of marketing facilities and impact of climatic change, सबसे बड़ा climatic change ही होता है because agriculture depends upon climatic condition। अभी गवर्नमेंट क्या कर रहा है, ओके गवर्नमेंट क्या कर रहा है, व्हाट विल से, उसको रोकने के, एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ाने के लिए, फार्मर्स को हेल्प करने के लिए, बिकॉज फार्मर्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर कंट्री, ओके। सो पहला तो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, बांट रहे हैं, क्या बांट रहे हैं, क्वालिटी सीड्स, अच्छी क्वालिटी का सीड्स, वो भी कैसे, रिजनेबल प्राइजेस, कम दाम में। अच्छी क्वालिटी का सीड रहता है तो क्या होता है, जितना आप लगाते हो उतना का उतना पूरा प्रोड्यूस होता है। अदरवाइज नॉर्मल क्वालिटी सीड्स आप प्रोडक्शन आप सो करते हो बट ड्यू टू सर्टन रीज़न वो ख़राब हो जाते हैं तो प्रोडक्शन 100% नहीं होता। लेकिन अच्छी क्वालिटी सीड्स है तो 98-99% प्रोडक्शन विच इज़ गुड, ओके। देन इंक्रीज्ड नंबर ऑफ आउटलेट फॉर फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स डिस्ट्रीब्यूशन, खाद बांटना और कीड़े मारने की दवा, वो ज़्यादा आउटलेट मतलब सेंटर सेटअप किया है उनको देने के लिए ताकि वो इनका यूज़ करके, एक्सेस नहीं बट जितना ज़रूरी है उतना यूज़ करके प्रोडक्शन को बढ़ा सकें। देन डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी, सिंचाई जिसको बोलते हैं उसकी फैसिलिटीज़ इम्प्रूव करना, स्प्रिंकल मेथड हो गया, और भी अलग अलग मेथड है जो यूज़ करते हैं जिससे फार्मर्स को हेल्प मिलता है उनका प्रोडक्शन बढ़ने के लिए। इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर पम्प्स, इलेक्ट्रिसिटी से पंप लगाना क्योंकि आपको पूरे खेत में पानी देना, फिजिकली इट्स वेरी डिफिकल्ट and also it's very hard work for the farmers. So what now the government has, they have introduced in electrification, electricity से you all can see if you all go to village, आप आपके गांव में जाते तो देखते होंगे कि पंप लगा दिए, बहुत सारे जगह पे अभी पंप का फैसिलिटी हो गया है। तो इलेक्ट्रिसिटी आप चालू करो तो पंप के ज़रिए पूरे खेत में पानी चला जाएगा एंड दे कैन ईजिली कल्टिवेट, ओके, इन अ प्रॉपर वे। देन फाइनेंशियल असिस्टेंस, हेल्प करना, कैसे हेल्प करना, फाइनेंस देना, पैसे, जैसे कि अपना हमने पढ़ा था नाबार्ड बैंक, ओके, ये बैंक जो है वो रूरल एरिया में सेटअप किया है स्पेशली फॉर रूरल डेवलपमेंट। उसमें एग्रीकल्चर क्रेडिट प्लेज इन वेरी इंपॉर्टेंट रोल, तो उनको कम दाम में क्रेडिट देना यही गवर्नमेंट का मेन मोटिव होता है। देन सेटिंग अप एन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी सेटअप करना जिसमें एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो भी उन्हें प्रोड्यूस की उसकी मार्केटिंग कर सके। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एग्रो एक्सपोर्ट जोन्स AEZ, जैसे SEZ वो सेटअप होता है इंडस्ट्री के लिए, AEZ है होटल से फॉर फार्मर्स एग्रीकल्चर सेक्टर। हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग बिसाइड cultivation of crops, horticulture and floriculture has been also newly introduced for the cultivation of for the farmers so that they can cultivate which is exported outside the country। हमेशा देश ऐसे ही सोचता है कि ज़्यादा एक्सपोर्ट करें क्योंकि फॉरेन करेंसी का पैसा हमारे देश में आएगा और ख़रीदने वाले से ज़्यादा प्रॉफिट में बेचने वाला होता है, इसलिए हर देश को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करके बेचना चाहिए तभी वो प्रोग्रेस कर सकता है। क्रिएटिंग अवेयरनेस, जानकारी क्रिएट करना, बिकॉज फार्मर जो होते हैं वो यहीं पे कहीं बार लैक करते हैं, उनको पता नहीं होता है बिकॉज वो गांव में एक
एक व्हाट विल से एक लिमिटेड एरिया में रहते हैं, देर ओनली दे कल्टिवेट, वो ज़्यादा बड़ा दुनिया नहीं देखते, कुछ उनको जानकारी नहीं होती, तो उनको जागरूक करना, उनके अंदर अवेयरनेस क्रिएट करना अबाउट देयर राइट्स, अबाउट द प्लान्स, अबाउट द पॉलिसी, अबाउट द गवर्नमेंट टर्म्स एंड एवरीथिंग. इफ दे विल बी वेल वर्स्ड विद द नॉलेज, then they can take the activity in a better way and make an agriculture production instead of loss making, profit making. okay, but कहीं कहीं दे लैक करते हैं. अभी गवर्नमेंट दे आर ट्राइंग, एंड पहले के कंपैरिजन में देखोगे तो फार्मर्स भी काफ़ी नॉलेजेबल हो चुके हैं. ओके, सो क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन, एग्रीकल्चर से जानकारी देना, कैसे देना, यूज़ ऑफ मास मीडिया, देन फॉर मेकिंग एग्रीकल्चर प्रॉफिट मेकिंग. अभी आप देखोगे न्यूज़ में ऐड आता है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, टीवी जो होती है, रेडियो होते हैं, उनके ज़रिए उनको जागरूक बताना कि हाँ गवर्नमेंट ने आपके लिए प्लान लिया है, पॉलिसी लिए, तो उनके लिए हेल्पफुल होता है. ओके, सो आई थिंक यू ऑल हैव अंडरस्टूड अबाउट द एग्रीकल्चर सेक्टर. एग्रीकल्चर का सेक्टर जो है, सेक्टर का जो शेयर है, दैट इज़ बीन 12.2%. एग्रीकल्चर डिक्लाइन हो रहा है, उसके बहुत सारे रीजंस हमने देखे, फिर मेजर्स देखे. आई थिंक सो दिस इज सेकेंड टाइम वी आर रिवाइजिंग इन द क्लास. आई हैव टॉट यू ऑल इन अ प्रॉपर वे. आई डोंट थिंक सो यू विल फॉरगेट. ओके, बट गो थ्रू इट. जितना नॉलेज बढ़ेगा उतना ज़्यादा अच्छा है. हमेशा नॉलेज पे फोकस करने का, रिजल्ट पे नहीं. ओके, एज एन इकोनॉमिक्स स्टूडेंट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट for you all to focus on the whatever we are teaching you all. okay, because economy एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ही ज़्यादा वास्ट है एंड जो प्रैक्टिकली बहुत ही ज़्यादा एप्लीकेबल है, तो इसका कभी वेस्ट नहीं जाता. डोंट सी के टीचर ने पढ़ा दिया तो वाई वी शुड सी रिविजन. नो, गो थ्रू इट. ओके, देन इंडस्ट्री सेक्टर विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज इन सेकेंडरी सेक्टर. जो भी कुछ मटेरियल आता है एग्रीकल्चर सेक्टर से यहाँ पे प्रोसेस किया जाता है. वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर. ओके, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्री सॉरी, अगर इंडस्ट्री रुक जाएगी तो बहुत नुकसान हो जाएगा. इसलिए एग्रीकल्चर इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. इट्स नॉट लाइक दैट एग्रीकल्चर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. सो इंडस्ट्री सेक्टर, महाराष्ट्र जो है इज़ एन इंडस्ट्रियली एडवांस स्टेट. ओके, महाराष्ट्र का जो इंडस्ट्री सेक्टर है वो काफ़ी एडवांस है. इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इंडस्ट्री में क्या क्या होता है, कैपिटल, तो कैपिटल मिल जाएगा. टेक्नोलॉजी कैसी है, अपडेटेड टेक्नोलॉजी, अच्छी टेक्नोलॉजी. देन उसके बाद प्रोडक्शन प्रोसेस अच्छा है, कैपेसिटी अच्छी है, तो ये सारी चीज़ें एडवांस बनाती है. इवन जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, हमने पढ़ा था फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो महाराष्ट्र में ज़्यादा होता है, क्योंकि कोई भी प्रोड्यूसर हो, इन्वेस्टर हो, वो जब पैसा डालता है तो वो ऐसे देखता है कि वो कहाँ पे पैसा डाले जहाँ से ज़्यादा रिटर्न आए. तो फिलहाल महाराष्ट्र इज़ द मोस्ट फेवर्ड place, okay, for the investors to invest in the state. okay, so Maharashtra is an industrially advanced state. industry sector जो है important role play करता है economic development महाराष्ट्र के लिए. अभी जो महाराष्ट्र है, इंडस्ट्री है सॉरी, उसमें इतना पोटेंशियल है, कैपेसिटी है कि वो एब्जॉर्ब करता है बहुत सारे लेबर फ्रॉम फार्मिंग सेक्टर ऑल्सो. क्योंकि देखो एग्रीकल्चर जो है वो सीजनल है. सीजनल इन द सेंस 6 महीना 3 महीना बारिश में ज़्यादा करके काम होता है, उसके बाद वो खाली बैठते हैं. ओके, जिसको बोलते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. ओके, तो ऐसे टाइम पे दे कैन गो फॉर एन इंडस्ट्री सेक्टर. ओके, तो काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? येस मिलेगा. वाई? बिकॉज इंडस्ट्री का जो प्रोडक्शन है महाराष्ट्र में स्पेसिफिकली इट्स वेरी वास्ट, सो ऑलवेज यू नीड एन लेबर. सो इसीलिए बोला गया है कि इट हैज़ एन पोटेंशियल टू एब्जॉर्ब एक्सेस लेबर फ्रॉम द फार्मिंग सेक्टर. ओके, इट लीड्स टू डाइवर्सिफिकेशन ऑफ मार्केट. इंडस्ट्री की वजह से हम ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, ज़्यादा प्रोडक्शन, ज़्यादा प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करें, अलग अलग वेरिएंट में प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करें तो मार्केट बढ़ती है, जनरेट हायर इनकम. जब भी प्रोडक्शन होता है इनकम बढ़ता ही बढ़ता है. इनकम बढ़ेगा, आप और ज़्यादा प्रोड्यूस करोगे तो हायर प्रोडक्टिविटी हो गई. अभी सर्वे के हिसाब से एज पर द एनुअल सर्वे इंडस्ट्री ASI 1617 द इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ महाराष्ट्र इज़ इन टॉप पोजीशन. ओके, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है महाराष्ट्र की, टॉकिंग अबाउट महाराष्ट्र, इज़ इन टॉप पोजीशन, मतलब अच्छा शेयर है इंडस्ट्री सेक्टर का. द शेयर ऑफ इंडस्ट्री इज़ द नेट वैल्यू एडिड इज़ अबाउट 18%. कितना परसेंट? 18%. और महाराष्ट्र इज़ ऑल्सो बीन अ फर्स्ट चॉइस ऑफ डोमेस्टिक एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स. जो डोमेस्टिक है या फॉरेन इन्वेस्टर्स है, जो डोमेस्टिक मतलब से फॉर एग्जांपल कोई साउथ का है, साउथ से फॉर एग्जांपल चेन्नई का है, कोई बंगाल का है,
ओके, कोई गुजरात का है, तो अलग अलग स्टेट के इन्वेस्टर तो करते हैं फॉरेन. आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, foreign investors are also more interested in investing. Okay, एक छोटा सा you'll be learning about FDI, then you'll see the problem. FDI is an example of liberalization. liberalization क्या है? एक इंसान फ्री है इकोनॉमिक डिसीजन, तो वो इकोनॉमिक डिसीजन कौन लेता है? अगर प्रोडक्शन में है तो वो इन्वेस्टर लेता है, राइट. इन्वेस्टर, व्हाट एल्स, इन्वेस्टर से यस, इन्वेस्टर लेता है, प्रोड्यूसर लेता है. तो जब भी वो डिसीजन लेता है तो उसको बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. ओके, इन द अर्ली 90 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड अमेंडिंग मतलब चेंज करना रूल्स. ओके, अमेंड करना स्टार्ट हुआ. हमने पढ़ा था NEP 1991, तो उसके हिसाब से नॉर्म्स, बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन चेंज हो गए थे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स बहुत सारे सेक्टर में. द लिबरलाइजेशन एक्ट 1991 जो हमने अभी जस्ट नाउ टोल्ड हैज़ क्लियर द पाथ ऑफ FDI. ओके, FDI मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. महाराष्ट्र हैज़ बीन कंसिस्टेंटली रैंक्ड एज ए नंबर 1 इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन इन इंडिया. हर कोई महाराष्ट्र में इन्वेस्ट करना चाहता है. द स्टेट हैज़ रिमेन्ड इन द फोर फ्रंट, मतलब हर कोई इन्वेस्ट करना बहुत ही आगे रहा है. FDI इन्फ्लो इन द कंट्री, FDI इन्फ्लो इन द महाराष्ट्र सिंस April 2000 टिल September 6,11,760 crores, which is 31% of total FDI inflow at all India level. पूरे देश में अगर कहीं पे ज़्यादा हुआ है तो वो इंडिया में ज़्यादा हुआ है. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड. इन द नेक्स्ट रिवीजन लेक्चर वी विल बी लर्निंग अबाउट द प्रॉब्लम्स, measures and service sector. Okay, so thank you very much all students.